अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है, RH सिस्टम क्या होता है और एंटीनेटल केयर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्रेग्नेंट लेडी के कुछ टेस्ट करवाना इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब वो बुकिंग पे आती हैं, लाइक CBC, ब्लड ग्रुप, स्क्रीनिंग, यूरिन आरी एंड अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग। ये तमाम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास आती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये तमाम टेस्ट करवाने चाहिए। हर टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे अलग अलग वीडियो है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे अबाउट द ब्लड ग्रुप, कि हमें ब्लड ग्रुप क्यों चेक करवाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमें पता है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप A होगा, किसी का ब्लड ग्रुप B होगा, किसी का ब्लड ग्रुप AB होगा और किसी का ब्लड ग्रुप O होगा। सो डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप B है, तो क्या हमारे बेबी पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड ग्रुप जो भी हो पार्टनर्स का, हस्बैंड वाइफ का, तो उसका बेबी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका बेबी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव होता है, किसी का B पॉजिटिव होता है और किसी का B नेगेटिव होता है, किसी का AB पॉजिटिव होता है तो किसी का AB नेगेटिव होता है, किसी का O पॉजिटिव होता है तो किसी का O नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मौजूद RBCs यानी रेड सेल्स, अगर उनके पास उनके यूनिफॉर्म पर एक बैज D बैज अगर मौजूद है, D बैज यानी कि एंटीजन है, एक प्रोटीन है, आप ये समझ लें। अगर आप किसी भी स्कूल जाते हैं तो उस स्कूल का एक स्पेशल बैज आप यूनिफॉर्म पर लगा दिया जाता है। इसी तरह से अगर रेड सेल्स के ऊपर ये D बैज, ये एक स्पेशल बैज अगर लगा हो तो हम कहते हैं कि इस सेल के पास, इस रेड ब्लड सेल के पास ये बैज मौजूद है। क्योंकि ये बैज मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो जो भी हो। वो A हो तो A पॉजिटिव होगा, वो ब्लड ग्रुप B है तो B पॉजिटिव होगा, वो AB है तो AB पॉजिटिव होगा, वो O है तो O पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, जिनके पास ये बैज मौजूद नहीं होता, कोई खतरे वाली बात नहीं होती, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ऐसा सिस्टम जो बाज़ इंसानों को ये बैज देता है और बाज़ इंसानों को ये बैज नहीं देता, जिसे बैज देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, जिसे ये बैज नहीं देगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं RH सिस्टम या रहस्य सिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी शख्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसकी बॉडी में आप ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जो पॉजिटिव हो, तो क्या होगा कि RH नेगेटिव शख्स के अंदर, यानी जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उस शख्स के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी जो बैच D के खिलाफ होंगी, यानी कि एंटी-D एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस शख्स के RBCs को, ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देंगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी किसी मेल की शादी किसी फीमेल से होती है तो उनका ब्लड ग्रुप जो भी हो, बेशक आपस में मैच करे या ना करे, उसका बेबी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तो ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। तो किसी का अगर ब्लड ग्रुप A है और उसकी शादी B ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से हो रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी का ब्लड ग्रुप AB है और उसकी शादी O ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से हो रही है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये क्लियर करनी है कि ब्लड ग्रुप जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, चाहे वो A नेगेटिव है, चाहे वो B नेगेटिव है, चाहे वो AB नेगेटिव है, चाहे वो O नेगेटिव है, और उसकी अगर शादी ऐसी फीमेल से होती है जिसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, यानी वो A नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, O नेगेटिव है, जो भी है, तो अगेन बेबी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया उन पार्टनर्स का जिनका ब्लड ग्रुप दोनों का नेगेटिव है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। अगर मेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, चाहे वो A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, AB नेगेटिव हो या O नेगेटिव है, अगर उनकी शादी ऐसी फीमेल से होती है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पॉजिटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है,
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका भी उनकी बेबी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट केस है जो समझना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके मेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उनकी फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव जो भी हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर पेशेंट्स पूछते हैं जी अगर ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, ओ पॉजिटिव है तो क्या होगा, बी पॉजिटिव है तो क्या होगा। जो ब्लड ग्रुप भी हो अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी में डी बैच मौजूद है। और अगर उनकी फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी जो भी हो, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी में डी बैच मौजूद नहीं है। अगर फीमेल की बॉडी में डी बैच मौजूद नहीं है और मेल की बॉडी में डी बैच मौजूद है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके बेबी में या तो 100% चांसेस होंगे कि उस बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर 50% चांसेस होंगे कि ऐसे बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये बेबी के लिए खतरनाक बात है, स्पेशली नेक्स्ट बेबी के। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो वो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि डॉक्टर उनके बुनियादी टेस्ट करवा सकें, जिसमें अहम टेस्ट ब्लड ग्रुप भी शामिल है। ब्लड ग्रुप जानने का एक मकसद ये होता है कि लेडी का ब्लड ग्रुप नोट कर लिया जाए और इमरजेंसी पड़ने पर फ़ौरन से अरेंज करवाया जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट मकसद ये होता है कि अगर ब्लड ग्रुप फीमेल का नेगेटिव है तो उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करवाया जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये सपोज करते हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोस्टली चांसेस इसी के होते हैं। तो अगर ऐसा ही बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जो ऐसी मदर के अंदर पल रहा हो जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, तो इसका इफेक्ट इस बेबी पर क्या पड़ेगा या आइंदा प्रेगनेंसी पर क्या पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। ऐसी फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसकी शादी ऐसे शख्स से होती है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो मोस्टली ऐसे बेबी को कंसीव करेगी जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा। बेबी और मदर आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी ये एक ट्यूब होती है। नेचर ने इस ट्यूब में एक बैरियर क्रिएट किया होता है, यानी बेबी के जितने भी ब्लड सेल्स होंगे वो मदर में नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी इवेंट की वजह से, लाइक मिसकैरेज की वजह से या इंड्यूस्ड अबॉर्शन की वजह से, स्पेशली अगर आलात के ज़रिए से, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से अबॉर्शन करवाया जाए या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी टेस्ट करवाया जाए जैसे एमनियोसेंटेसिस वगैरह, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो यानी दौरान हमल अगर खून पड़ रहा हो, या डिलीवरी के दौरान ख़ास तौर पर क्या होता है कि यूट्रस की ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं और मैक्सिमम चांस होता है कि ये बैरियर टूट जाता है, जिसकी वजह से बेबी के रेड ब्लड सेल्स मदर की सर्कुलेशन में आ जाते हैं, यानी मदर की बॉडी में आ जाते हैं। जब ये सेल्स मदर की बॉडी में आ जाएंगे, क्योंकि इन सेल्स के पास बैच मौजूद है, डी बैच मौजूद है, और मदर के रेड ब्लड सेल्स पे ये डी बैच मौजूद नहीं है, तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, एक फौज तैयार करेगी इन सेल्स के खिलाफ, यानी एंटीबॉडीज बनाएगी जो फीटल रेड ब्लड सेल्स को, यानी बेबी के रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देंगी, उसे तोड़ देंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब फीटल आरबीसीज मदर बॉडी में आते हैं तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो आईजीएम कहलाती हैं। आईजीएम नंबर में कम और साइज में बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर नहीं जा सकती, यानी बेबी की बॉडी में ये आरबीसीज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये उन्हीं आरबीसीज को ब्रेक डाउन करेगा जो मदर की बॉडी में आए हैं। जब ये उन आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है जो मदर की बॉडी में मौजूद हैं, सबसे पहले आईजीएम बनेगा, एंटीबॉडीज। कुछ अरसे के बाद नई फौज तैयार होगी जो नंबर में ज्यादा होंगे और साइज में कम होंगे, उन्हें कहते हैं आईजीजी। तो सबसे पहले बनेगा आईजीएम एंटीबॉडीज इन आरबीसी के खिलाफ जो बेबी की बॉडी में नहीं जा सकेंगे। कुछ अरसे के बाद दूसरी तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, दूसरी तरह की फोर्स तैयार होती है जो नंबर में बहुत ज्यादा होती है और साइज में छोटी होती है, यानी वो एंटीबॉडीज इजीली इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में जा सकती हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि अगर थ्रेटेंड मिसकैरेज है या एबॉर्शन है, यानी बच्चा जाया हो गया, फिर तो ठीक है।
अगर ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में स्टार्ट में होती है, यानी थ्रेटेंड मिसकैरेज है, बच्चे को खतरा है, ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा और औरत को बार बार खून पड़ रहा है और उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी में पॉजिटिव है, तो क्योंकि स्टार्ट में ही बार बार ब्लीडिंग हो रही है, कहते हैं कि फीटल सेल्स मदर की बॉडी में आए होंगे, जिसकी वजह से पहले आईजीएम बनेंगे और फिर आईजीजी बनेंगे एंटीबॉडीज। ये आईजीजी एंटीबॉडीज क्योंकि नंबर में ज्यादा हैं और साइज में बहुत छोटे हैं, तो ये इजीली बेबी की बॉडी में जाकर वहां पर आरबीसीज को तोड़ सकते हैं। ये बहुत रेयर है और तब होता है जब ऐसा स्टार्ट में हो। लेकिन अगर हमल के आखिर में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसका बच्चे पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज को बनने में टाइम लगता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इस प्रेगनेंसी पर वो इफेक्ट नहीं डालता। ये बहुत रेयर है कि उस बच्चे के लिए ये खतरा साबित हो। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीमेल के पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फीमेल का भी नेगेटिव है और मेल का भी नेगेटिव है, हालांकि फीमेल के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो बैच डी के खिलाफ हैं, लेकिन इस बेबी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी की डाइवोर्स हो जाती है, दूसरी जगह शादी किसी भी वजह से हो जाती है और उस मेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसको परेशानी की जरूरत नहीं होती, इस बेबी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मेल पार्टनर वही है, यानी उसका अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो ऐसी बेबी को खतरा हो सकता है। ऐसे बेबी को खतरा कैसे होगा? क्योंकि फीमेल के अंदर पिछले बेबी के वक्त आईजीएम एंटीबॉडीज थी, लेकिन इस बेबी के वक्त उसकी बॉडी ने नई फौज तैयार कर ली है, उसको इतना टाइम मिल गया है, नई फौज तैयार करने के लिए नई तरह की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। क्योंकि बॉडी किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेगा, वो एक दफा एक्सपोज हो चुका है, वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देगा, आईजीजी एंटीबॉडीज। ये आईजीजी एंटीबॉडीज बहुत छोटी होती हैं, ये इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये बेबी के ब्लड में आ जाती हैं। जब ये बेबी के ब्लड में आएगी तो ये बेबी के आरबीसीज की हिमोलिसिस करेंगी, यानी इन्हें तोड़ देंगी, जिसकी वजह से बेबी के आरबीसीज टूटेंगे, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रिलीज होगी और बेबी को जॉइंटिस हो जाएगा। अगर बहुत सारी हेमोलिसिस होती है, यानी माइल्डर हेमोलिसिस और मैसिव हेमोलिसिस, इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटल सेल्स मदर के अंदर कितने गए थे। अगर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स मदर की बॉडी में कम गए हैं तो कम एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर आरबीसीज ज्यादा गए हैं, रेड ब्लड सेल्स मदर की बॉडी में ज्यादा गए हैं, ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी। सो मैसिव हेमोलिसिस तब होगी जब फीटस की बॉडी में, बेबी की बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज आएंगी। जब ज्यादा एंटीबॉडीज आएंगी तो मैसिव हेमोलिसिस होगी। जब बहुत ज्यादा आरबीसीज टूट जाएंगे बॉडी में, मैसिव हेमोलिसिस की वजह से बेबी में हाइड्रॉप्स फिटालिस होगा, यानी बेबी एब नॉर्मल होगा, मरा हुआ पैदा होगा। अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। बेबी को कर्निक टेरस हो सकता है, यानी उसके ब्रेन को डैमेज होगा जॉइंटिस की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि बेबी में डिफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो तो जरूरी है कि ऐसी हामला खातून को जैसे ही ब्लीडिंग हो उसे एक खास इंजेक्शन, जिसे एंटी डी इंजेक्शन कहते हैं, वो लगवा दिया जाए। उसकी डोज कितनी लगनी है वो ये डिपेंड करता है कि हमल कितनी मुद्दत का है और बच्चे से माँ में कितना ब्लड गया है। बच्चे से माँ में कितना ब्लड गया है ये हम चेक करते हैं एक टेस्ट के जरिए, जिसे क्लीहॉर टेस्ट कहते हैं। अगर ब्लीडिंग हमल के पहले 3 माह में हो तो इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी इक्टोपिक हो यानी ट्यूब्स में हो, इसके अलावा अगर मोलर प्रेगनेंसी है या फिर थेराप्यूटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाई गई है, यानी मेडिसिन या आलात के जरिए से टर्मिनेशन करवाई गई हो, हमल जाया करवाया गया हो, या फिर यूट्राइन ब्लीडिंग यानी हमल के पहले 3 माह में बार बार ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग जो है वो अमाउंट में ज्यादा हो और इसके साथ साथ पेट में दर्द भी हो, तो ये तमाम इंडिकेशंस हैं जिस पर प्रेग्नेंट लेडी को 250 इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन एंटी-डी लगता है। अगर ये इंजेक्शन बर वक्त ना लगाया जाए तो फीमेल के अंदर आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगी, उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाएंगी और ये एंटीबॉडीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बहुत खतरनाक होंगी।
अगर ऐसा इवेंट या ब्लीडिंग 12 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दरमियान में हो रही हो तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसी फीमेल को एंटी डी का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए जिसकी मिनिमम डोज 250 इंटरनेशनल यूनिट है। इसके साथ साथ ही उसका ब्लड सैंपल लेकर क्लीहॉर टेस्ट के लिए भिजवा दिया जाता है। इस टेस्ट के जरिए हमें ये पता चलता है कि बच्चे से माँ में कितने रेड ब्लड सेल्स गए हैं, कितना हीमोग्लोबिन गया है। अगर ये ज्यादा गया होगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसके मुताबिक डॉक्टर फैसला करेगा कि आपको और डोज की जरूरत है या नहीं जरूरत। अगर 20 वीक के बाद ऐसा कोई इवेंट पेश आता है या ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर आपको मिनिमम डोज 500 इंटरनेशनल यूनिट प्रिस्क्राइब करेगा एंटी डी इंजेक्शन की, और साथ ही टेस्ट करवाया जाएगा क्लीहॉर टेस्ट। अगर इस टेस्ट के मुताबिक बच्चे से माँ में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स ज्यादा गए हैं तो हो सकता है कि एंटी डी की डोज बढ़ानी पड़े, और हो सकता है कि इतनी ही काफी हो। ये डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम ये इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन का नाम है एंटी डी इंजेक्शन, यानी ये बैच डी के खिलाफ होती हैं। इनका काम भी बेबी के रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना है। तो हम ये मदर को क्यों लगवाते हैं, जबकि ये भी आरबीसीज को तोड़ देंगी फीटस के। कि जब कभी भी फीटस के आरबीसीज यानी बच्चे के रेड ब्लड सेल्स मदर के अंदर आते हैं तो ये एंटीबॉडीज फौरन से इन आरबीसीज को, इन रेड सेल्स को घेर लेते हैं और इन सेल्स को तोड़ देते हैं। जब इन सेल्स को तोड़ेंगे और मदर के ब्लड सेल्स को पता नहीं लगने देंगे, जब मदर के ब्लड सेल्स को पता लगने नहीं देंगे तो आईजीएम पैदा नहीं होंगे, यानी इम्यून सिस्टम से छुपा कर इसको मारे हैं ताकि इम्यून सिस्टम को पता ना चले। जब इम्यून सिस्टम को नहीं पता चलेगा तो आईजीएम पैदा नहीं होगा। जब आईजीएम नहीं पैदा होगा तो उसके रिस्पॉन्स में आईजीजी फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो इसीलिए अगर थोड़े से आरबीसीज जब फीटस के मदर में जाते हैं तो ये खुद ही उसे निमिट लेते हैं, खुद ही उसको मार देते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करते। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। ये इंजेक्शन 72 आवर्स के अंदर अंदर लगा देना चाहिए, यानी 3 दिन के अंदर अंदर। हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप फौरन से इंजेक्शन ले आएं। ये इंजेक्शन पेशेंट्स अक्सर नहीं लगवाते क्योंकि ये इंजेक्शन महंगा होता है। हमें पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये इंजेक्शन लगवाना नहायत ज़रूरी है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई पेशेंट 72 आवर्स के अंदर अंदर ये इंजेक्शन ना लगवा सके तो 10 दिन तक भी लगवाया जा सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम फायदा 72 आवर्स के अंदर अंदर होता है। अगर किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बाज़ औक़ात ब्लीडिंग रिवील हुए बगैर, यानी नजर आए बगैर या पेशेंट की कंप्लेन किए बगैर भी कुछ आरबीसीज, कुछ रेड सेल्स मदर की बॉडी में चले जाते हैं। अगर कुछ रेड सेल्स मदर की बॉडी में चले जाएंगे तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा, जिसके नतीजे में पहले आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगे और फिर आईजीजी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी, यानी फीमेल की बॉडी सेंसिटाइज हो जाएगी। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो और उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उसकी शादी किसी भी ऐसे मेल से हो जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो ज़रूरी है कि वो 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर एंटी डी का इंजेक्शन लगवाए जिसकी डोज 250 इंटरनेशनल यूनिट हो। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी मसल्स में लगता है, और बेहतर तो ये है कि वो सेकेंड डोज भी लगवाए एट 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये हिफाजती 2 इंजेक्शंस आपकी आइंदा आने वाली प्रेगनेंसीज में बच्चे में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या डिफेक्ट्स को बचा सकते हैं। इन अ नटशेल, अगर किसी भी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसकी खावंद का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, तो उसे चाहिए कि वो एंटी डी के 2 इंजेक्शंस, एक 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर जरूर लगवाए ताकि उसकी आने वाली प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेशन से बच सके। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, यानी दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, वैसे वैसे इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी तीसरे और चौथे बच्चे को ज्यादा खतरा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड बच्चे को। अगर आप किसी प्रेगनेंसी के बाद बच्चा नहीं चाहते या आप अपने ट्यूब्स बंद करवा रहे हैं या परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रहे हैं तो बेशक आप ये इंजेक्शन ना लगवाएं, क्योंकि ये इंजेक्शन आइंदा प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नेक्स्ट बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, आपने 100% ये तय कर लिया है और कोई चांसेस नहीं है नेक्स्ट बच्चे के होने के, तो आप ये इंजेक्शन ना लगवाएं।
लेकिन आपको शक हो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो सकती है या आपने प्लान किया हो तो ये इंजेक्शन लगवाना नहायत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों की आगाही के लिए इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये 2 जिंदगियों का सवाल है।